आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ, जो कि योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस विषय पर उसका जो तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, उसके 29वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 29वां सूत्र कहता है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, अर्थात नाभि चक्र पर संयम करने से शरीर की संरचना का ज्ञान होता है। यहाँ पर संयम का शरीर के ज्ञान का संबंध बताते हैं। हम लोग का शरीर जिन जिन अंगों से बना हुआ है, बाहर से तो हम लोग देखते हैं, हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब हम लोग तो देख रहे हैं। यह एक सामान्य व्यक्ति भी देख लेता है, छू लेता है, सूंघ लेता है, चख लेता है। इस तरीके से इसे ज्ञान हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर के भीतर का जो ज्ञान है वह, अब तो आजकल मशीनें उपलब्ध हो गई हैं, तो आप मशीनों के जरिए देख सकते हैं कि हमारा आमाशय कहाँ पर है, हमारा फेफड़ा कैसे गति कर रहा है, कैसा है, हमारा हृदय किस तरह का है, कैसी गति कर रहा है, हमारी जो अंतड़ियाँ हैं कैसी हैं, हमारा गुर्दा कैसे काम कर रहा है, तो हमारे जो यौनांग हैं वो किस तरह के हैं, हमारा मस्तिष्क कैसा है, हमारी आँखें कैसी हैं अंदर से, हमारे नाक कैसे हैं, हमारे कान कैसे हैं, हमारा गला और हमारी तंत्रिकाएं कैसी हैं, हमारी नसें कैसी हैं, हमारी हड्डियां कैसी हैं, एक्सरे से देखते हैं। तो कई मशीनें आजकल हो गई हैं जिससे हम देखते हैं, परंतु वह देखना और स्वयं अपने से उसे अनुभूत करना, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यह ठीक है कि उन मशीनों के द्वारा भी देख करके हम पता लगा लेते हैं, वैज्ञानिक शोध ने हमें यह उपलब्ध कराया है और उसके लिए वैज्ञानिकों को पूरी क्रेडिट देनी चाहिए। लेकिन संतों ने एक तरीका बताया है कि हम कैसे, हमारी नसों में खून दौड़ रहा है उसे हम कैसे फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे, और उसके जरिए हम कैसे पता लगाएंगे, नसों में जो वाल्व होते हैं उसका कैसे पता लगाएंगे। हमारा हृदय धक 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 कर रहा है, उसका बीट जो है हम कैसे और गहराई सुन सकते हैं, उसमें जो चैम्बर्स बने हैं उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। हमारा फेफड़ा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसे कैसे महसूस कर सकते हैं। हमारा गुर्दा काम कर रहा है, हमारी अंतड़ियाँ काम कर रही हैं, उसमें मल कैसे जा रहे हैं, भोजन कैसे पच रहा है, किस तरह से उससे रस खींचे जा रहे हैं, हमारे शरीर में कैसे वीर्य अगर बन रहे हैं उनका क्या हो रहा है, हमारा मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, हमारी आंखें किस तरह से भीतर से कार्य कर रही है, हमारे सूंघने की शक्ति कैसे काम कर रही है, सुनने की शक्ति कैसे काम कर रही है, हमारे विचार तरंगें कैसे तैर रहे हैं। इन सब का बोध एक योगी करता है नाभि चक्र में ध्यान लगा करके, धारणा करके और समाधि लगा करके। यह जो नाभि चक्र है इसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है।
इसे मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है। हमारी जो नाभि होती है, इसी से जब हम गर्भ अवस्था में होते हैं, शिशु जब गर्भ अवस्था में होता है तो माँ से जुड़ा होता है इसी नाभि से। यह नाभि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मुख्य यह केंद्र है। इस नाड़ी से ही भोजन वगैरह सब कुछ विकसित हुआ है। इस नाड़ी से ही शरीर की सारी प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं, सारी कोशिकाएं विकसित हुई हैं। यानी यह एक तरह से स्टेम सेल जैसा है। स्टेम सेल यहीं पर है, वहां से सब कुछ बनता चला गया, फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। तो कहते हैं कि अगर जिस जगह से हम बने हैं उस स्थान पर अगर हम केंद्रित करते हैं तो हमें पूरे इसके व्यू रचना का बोध हो जाता है। कैसे कैसे बनता गया, कैसे कैसे बढ़ता गया, अभी कैसे काम कर रहा है, इसकी तंत्रिकाएं कैसे काम कर रही है, मांसपेशियां कैसे काम कर रही हैं। तो जो हम लोग में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, ये सप्त धातु शरीर में होते हैं। इन 7 धातुओं से ही हमारा शरीर बना है। और जो पंच महाभूत कहे जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। और जो मन है और आत्मा है, इनको मिला करके ही हमारा जो पूरा शरीर है इसे पुरुष कहते हैं। 25 तत्वों से बना हुआ। तो इसमें जो आकाश तत्व है वह तो एक अवकाश है, वो एक तरह से हम लोग शरीर में जो पोल है, जो गैप है, वो अवकाश है। और जो पृथ्वी तत्व है वह हमारे शरीर का आधार है, आश्रय है। लेकिन जो 3 तत्व हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, यही क्रिया प्रक्रिया करते हैं। और इनके आधार पर ही ये 3 धातुओं को माना गया है कफ, पित्त, वायु। जल तत्व से कफ, अग्नि तत्व से पित्त और वायु तत्व से वात। तो ये कफ, पित्त, वायु, इन्हीं की क्रिया प्रक्रिया, इन्हीं के दोष प्रदोष से आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में विकार होते हैं यदि ये दोष रूप में हो जाएं, विषम हो जाएं तो। और कफ, पित्त, वायु ये जो हैं एक धातु भी हैं, जब हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जब सम मात्रा में होते हैं। और इनके अलावा हमारे शरीर में और भी जो ग्रंथियां हैं, तंत्रिका तंत्र वगैरह हैं, ये सब होते हैं। और ये जो स्वेद है, जो मल निकलता है, मूत्र है, चाहे कान के मल हैं, चाहे आँख के मल हैं, चाहे नाक के मल हैं, तो ये सब मल मिल करके हमारा पूरा शरीर बन जाता है। लेकिन इन सब का जो व्यूह ज्ञान है, इनकी रचना कैसे है, इनका कार्य कैसे है, इन सब का बोध नाभि चक्र से होता है। तो यह जो नाभि है, इसको साधारण मत समझिए, यह मूल है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। ये हमारी आयु को नियंत्रित करता है। और इसलिए इसमें तेल लगाने की भी बात की जाती है कि तेल लगा के सोया करो, इससे स्वस्थ रहोगे। यह जो नाभि चक्र है, तो इसमें संयम किया जाता है। यानी आप
किसी पद्मासन वगैरह में बैठ जाएं, अपनी नाभि पर ध्यान दें। जब सांस छोड़ते हैं नाभि भीतर जाती है, अधिक से अधिक भीतर ले जाएं। जब सांस भरते हैं नाभि को अधिक से अधिक बाहर लाएं। सारा फोकस नाभि पर करें। नाभि पर फोकस करेंगे, नाभि भीतर जाएगी, बाहर आएगी। नाभि पर फोकस करते ही आपकी पूरी ऊर्जा नाभि की ओर जानी शुरू हो जाएगी। आपको जब भीतर बाहर जाती जाएगी तो धीरे 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 आपको पहले तो मांसपेशियों का पता चलेगा, हवा का पता चलेगा वहाँ का, फिर धीरे 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 वहाँ एक ऊर्जा केंद्र का धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा। यहाँ ऊर्जा केंद्र है। तो वह जो ऊर्जा केंद्र है, जब उसका आपको पता चलने लगेगा तब आपको और फोकस हो जाने की ज़रूरत है। तो उस ऊर्जा केंद्र के एकदम ठीक जब आप बीच में जाते हैं, पहले तो उसका पूरा क्षेत्र पता चलेगा, ऊर्जा क्षेत्र का, फिर उस ऊर्जा क्षेत्र का, फिर उसके केंद्र का पता चलेगा। और जब केंद्र का पता चलेगा, लगातार आप फोकस किए हुए हैं, तब आपको पूरे शरीर का व्यू ज्ञान हो जाएगा। पहले तो उसी क्षेत्र का होगा, नाभि का ही ज्ञान होगा। तो मणिपूरक चक्र जागृत हो जाएगा। मणिपूरक चक्र जागृत हो जाने से वहाँ जो ऊर्जा का जो क्षेत्र है वह कमल के फूल जैसा है, 10 पंखुड़ियों वाला है। यानी कमल के जिस तरह से पंखुड़ी होती है, इस तरह से ऊर्जा का क्षेत्र वहाँ पर बह रहा है 10 तरह से। अब वहाँ पर लगातार जब आप फोकस करते हैं तो आपको गुर्दे का, आंतों का, अमाशय का और यकृत का, फेफड़े का, हृदय का, सब का बोध होता चला जाएगा। कंधे का, हाथ का, भीतर मांसपेशियों का, हड्डी का, मज्जा का, सब चीज़ का बोध होता चला जाएगा। और बोध होने का मतलब याद नहीं, सिर्फ आपको ज्ञान होता चला जाएगा। वह तो एक फर्स्ट स्टेज हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर लगा जब फोकस करेंगे तो उन अंगों पर आप अपनी संवेदना भी भेज सकते हैं, आप अपने विचार भी प्रेषित कर सकते हैं, आप उसमें शक्ति भी भेज सकते हैं। यानी आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। आप अगर वहाँ बिगड़ा हुआ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात होती है। तो हालांकि यहाँ पर तो ये सिर्फ बताए हैं ज्ञान के विषय में कि पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता, आपको नियंत्रण भी हो जाता है। ज्ञान के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नियंत्रण हो जाना। फिर आप उसको जो है उसको काबू में करके आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। वहां जो भी दोष हैं उस दोष को आप निकाल सकते हैं। तो यह नाभि चक्र में हमारा फोकस करने का, ध्यान करने का, समाधि लगाने का यह लाभ होता है। और जितने भी जो भी हमारे शरीर में जो आयुर्वेद बताता है कफ, पित्त, वायु दोष, तो इन दोषों का भी आपको पता चल जाएगा। तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो यह यहाँ पर मुख्य तात्पर्य था। तो इसमें इतना ही। और सिर्फ अंगों का ही नहीं, जब यहाँ काय शब्द का प्रयोग किया गया तो यह आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे अंग हैं उन अंगों की संरचना किस आधार पर हुई है, कैसे हुई है, किन किन ऊतकों से, किन किन कोशिकाओं से हुई है, वहाँ कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इसका भी आपको बोध होने लगेगा। काय का अर्थ पूरा होता है, पूरी मतलब एक कोशिका क्या, उससे भी जो सूक्ष्म जो कोशिका जो बनती है उसका भी आपको पता चलेगा। जो क्रोमोसोम्स हैं उनका पता चलेगा, जो उससे सूक्ष्म डीएनए उसका पता चलेगा, डीएनए से भी सूक्ष्म जो सबका पता चलेगा। आप कितना फोकस करते हैं, अंत में आपको लगेगा सब तरंगनुमा है, तरंगों का बोध होगा पूरा शरीर। और यह जो शरीर है वह वे तरंगे भी काया ही है। उसको हम लोग के ऋषि ने आभा कहा है, आभा। तो पूरा शरीर आभामय आपको मालूम पड़ने लगेगा।
तो ये आपको वहां तक लेकर जाएगा। यदि वहां आप फोकस करते हैं तो पूरे शरीर का व्यू ज्ञान होगा। और इतना याद रखिए, हर अंग की आभा भी अलग होती है। एक तो हमारे पूरे शरीर की आभा होती है और हर अंग की आभा होती है। यदि हमारा कोई अंग प्रदूषित हो चुका है, कोई अंग हमारा बिगड़ गया है, खराब हो गया, उसमें खून की गति सही नहीं हो रही है, उसमें तंत्र का वहाँ प्रवेश सही नहीं हो रहा है, अवरोध हो रहा है, कहीं नंबनेस आ रहा है, कहीं ढीलापन आ रहा है, कहीं उसमें कुछ गांठ पड़ रही है, तो इन सब का भी बोध होने लगेगा और नियंत्रण भी होने लगेगा। उसे ठीक किया जा सकता है, योगी से ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ की जो आभा है वो अलग हो जाती है। जो स्वस्थ अंग है उसकी आभा अलग होगी, जो अस्वस्थ अंग है उसकी आभा अलग होगी, और मिला जुला करके ओवरऑल जो शरीर की आभा होगी वो अलग होगी। तो काय शरीर का जो काय है, शरीर है, इसका जो व्यू ज्ञान होगा तो उसमें ये सब आभा मंडल भी शामिल है। उसमें ऊर्जा तरंगें शामिल हैं, विद्युत तरंगें शामिल हैं, शरीर की उष्मा शामिल है। तो शरीर के सारे तत्व उसमें शामिल हैं। ये इसका बहुत बड़ा फल है और यह आसान भी है, क्योंकि हमारी नाभि यूं भी अपने आप भी आगे पीछे होती रहती है। आपका फोकस उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका उसमें प्रयास नहीं होता है। जब आप प्रयास करेंगे, वहां की मांसपेशियों में ताकत लगाएंगे, वहां ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और यही पता चलेगा कैसे ये संचार करता है ऊपर से लेकर नीचे तक का, आपको पूरा लग जाएगा। ऐसे तो आपको लगता होगा कि नहीं, फेफड़ा से या हृदय से ही वहां जा रहा है, लेकिन इस हृदय को और इस फेफड़ा को कौन चला रहा है? जब आप इस नाभि को रोक दीजिए, आपको पता लगाना है तो बस आप इतना कीजिए, नाभि को रोक दीजिए, चलने मत दीजिए। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे सुन्न होने लगेंगे। शरीर कायम नहीं रह सकता है। नाभि के आगे पीछे होने से ही शरीर बचा हुआ है। नाभि के आगे पीछे होने से ही आपका फेफड़ा काम कर रहा है, हृदय काम कर रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है, गुर्दा काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा। इसलिए नाभि को ऊपर नीचे जब हम कर रहे हैं तो फोकस कीजिए। और जिसकी नाभि जितना ऊपर आगे जा सकती है और जितना पीछे जा सकती है, इसका मतलब वो उतना स्वस्थ है। यह भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का आकलन आप नाभि के चालन से कर सकते हैं। इसीलिए सदैव कहा जाता है कि नाभि को चलाना चाहिए। जिनकी नाभि नहीं चलती है या कम चलती है, ज्यादा अप डाउन नहीं होता है, इसका मतलब है अस्वस्थ है। जब नाभि पूरी आगे निकलती है और भीतर जाती है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जब आदमी मोटा हो जाता है, तोंदू हो जाता है, तो उसकी नाभि नहीं चल सकती, उसका दोष हो गया। नाभि पतली होनी चाहिए, भीतर जानी चाहिए। कमर पतली होगी तो जो है नाभि भीतर जाएगी आराम से। ज्यों ज्यों मान से आप जमा करते जाएंगे, आपकी नाभि कम चलेगी, त्यों त्यों आपके शरीर में दोष आना शुरू हो जाएगा। तो ये नाभि का ज्ञान आपको बतला रहा हूं मैं। इसलिए नाभि पर ध्यान लगाइए। नाभ्यासन है उसको कीजिए, और नाभ्य हस्त शलभासन है उसको कीजिए, पद्मनाभ्यासन कीजिए, चक्रासन करें, साथ में नौकासन करें, हृदय स्तंभासन करें, कपालभाति प्राणायाम जो है उसका बहुत ज़्यादा फोर्स नाभि पर होता है। अग्निसार प्राणायाम है, नौलिक क्रिया है, उड्डयन बंद है। ये सब आपके नाभि को एकदम सही ढंग से चलाते हैं और शरीर का ज्ञान देते हैं। आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य का पूरा बोध कराएंगे, और बोध ही नहीं कराएंगे बल्कि आपके शरीर के स्वास्थ्य को एकदम मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ पर नाभि चक्र काय व्यू ज्ञान से महर्षि पतंजलि जी का ये सब सारा अर्थ था। इसलिए नाभि को आपने नज़रअंदाज किया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं करें, और नाभि ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। तो आज इतना ही। ओम।